मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये बात आप अपने तक ही रखेंगे कि आरजू बेटी को मैंने पसंद किया था। इसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूं। ये भी औलाद की बदकिस्मती है जो मां बाप के प्यार को नहीं समझ पाते। बहरहाल आप बेफिक्र रहें। मैंने तो ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल ही दी है कि सुहेल का रिश्ता आपके जरिए आया है। शुक्रिया तारिक साहब, मैं आपका यह एहसान तारिक साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सुहेल, मैं वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं, क्योंकि आज मैंने वो सुन लिया है जो आज तक मुझसे छुपाया गया था। सुहेल, मैंने ये कदम तुम्हारी भलाई के लिए उठाया था। मेरी भलाई सोचने का भी हक मैंने नहीं दिया आपको। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले आप होते कौन? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अम्मी, इनके साथ मिलकर आपने भी मेरे साथ धोखा किया। धोखा? कैसा धोखा? किसकी बात कर रहा है तू? अम्मी, खुदा के वास्ते बनिए मत। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा था। मैं आरजू की बात कर रहा था, जिसका रिश्ता आपने पसंद नहीं किया था, और आपने मुझसे झूठ कहा कि उसे आपने पसंद किया है। सुहेल, अगर तुम्हारी अम्मी ने झूठ बोला है तो वो मेरे कहने पर बोला है, समझे? और कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें पता होता कि आरजू को मैंने पसंद किया है तो तुम ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करते, क्योंकि तुमने अपने दिल में मेरे लिए जहर भर रखा है। और इस राज के खुलने से ये जहर कम नहीं होगा। और आप भी सुन लीजिए अम्मी, आपकी वजह से जो मैंने समझौता किया था, अब मैं वो नहीं करूंगा। मुझे नाटक करना पड़ता था कि मेरे दिल में इनके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। आज मैं वो खत्म करता हूं। तो क्या गलत किया है इन्होंने? तेरी जिंदगी में अगर कोई खुशी आई है तो वो सिर्फ इनकी वजह से। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी जिसकी वजह ये इंसान हो। मुझे इनका दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए अम्मी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये फैसला आरजू तक भी पहुंचा देना। बेटा, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? कसूर है अम्मी, उसका भी कसूर है। उसने भी मुझे ठेस पहुंचाई है। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर कायम हो, अम्मी, वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। अगर आप उसे इनकार कर सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं उसे खुद रूबरू जाकर कह दूंगा कि आज के बाद मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। सुहेल! मैं कम इन सर? हो राज, आजा आजा यार आजा। ओ तू यार ये फॉर्मेलिटी मत किया कर। ये तेरा ही दफ्तर है और यहां की हर चीज तेरी है। हाँ, सिवाय उस कुर्सी के। ये बात मैं आपकी बहुत सीरियसली लूंगा सर, क्योंकि मेरे लिए मेरे बॉस की कुर्सी भगवान के आसन के बराबर होती है। वहां सिर्फ अन्नदाता ही बैठ सकते हैं। वाह, और तू तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। हर बात का उल्टा मतलब निकाल देता है। अच्छा ये बता, मैं तुझे पूछना भूल गया, तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, तू अभी नौकरी क्यों करना चाहता है? ये दिखाने के लिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। ओ, तो दिखावा करना चाहता है? नहीं सर, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में मजाक तो बहुत करता हूँ, लेकिन जिंदगी को मजाक नहीं समझता। जिंदगी मेरे लिए एक मकसद है। और तेरा मकसद क्या है, जरा हम भी तो सुने। किसी का दिल जीतना। दिल यानी प्यार और खुशकिताई। ओए, इस मकसद से बढ़कर दुनिया में कोई मकसद नहीं है। तो तू
अपने प्यार को पाने के लिए नौकरी करना चाहता है। नहीं सर, मैं अपने प्यार के पाप को बटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ये एक बहुत डिफिकल्ट कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपने मैनेजर से मिला देता हूं। हाँ, जरा अंदर आइए। बहुत रंगीन किस्म का आदमी है ये, इसके साथ अच्छी तरह ट्यूनिंग कर लेना। राइट। जी सर। राजेश जी, इनका नाम है राज। हेलो। हेलो। इन्हें एयरलाइन का सारा काम समझा दीजिए, आज से हमारे साथ काम करेंगे। जी लेकिन सर आप कह रहे थे एक खूबसूरत लड़की रखेंगे रिसेप्शनिस्ट के लिए। ओ, लड़की भी रख लेंगे भाई, जब मिल जाएगी। अच्छा सुनिए, टेलीफोन भी यही अटेंड करेंगे। जी साहब। जाओ बेटा, शुरू हो जाओ वाहिगुरु का नाम लेके। आपने मेरी इतनी हेल्प की, थैंक यू सो मच सर। एक बात और, ये सर्वर नहीं चलेगा। श्रीकांत जी को क्या बोलते हो? दादाजी। और मैं क्या हुआ? अंकल। आज से अंकल। जी अंकल। ठीक है। और वो जो फुर्सत वाली कहानी थी उसको सुनाना मत भूलना। जरूर सुनाऊंगा अंकल। ठीक है। प्लीज कम। तू क्या सुनाएगा बच्चू? तुझे कहां शांति मिलती है और कहां सुकून, हम सब जानते हैं। वही हुआ जिसका डर था। वो बेचारी भी यही कह रही थी, उसे भी इसी बात का खौफ था, और अब ये खौफ हकीकत बन चुका है। अनवर, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अस्मा, भूल मेरी ही है। मैंने उम्मीद कर रखी थी कि आरजू से शादी के बाद अगर सोहेल को इस बात का पता चल जाए तो शायद उसकी नफरत में कमी हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ये बात पहले ही खुल गई और अब उसकी नफरत और बढ़ चुकी है। हमारे घर की इस कश्मकश की चक्की में आरजू की उम्मीदें पीसकर मिट्टी का ढेर हो गई। उस मासूम को हमारी वजह से बिला वजह सजा भुगतनी पड़ेगी। पता नहीं सोहेल कब बदलेगा। देर भले ही हो अस्मा, लेकिन एक ना एक दिन सोहेल की आंखें जरूर खुलेंगी और उसको यह एहसास होगा कि मैं उसका कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका और सुकून का खैर खा हूं। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। सोहेल, क्या हुआ सोहेल? अनजान मत बनो आरजू। घर पे चल के बात करें। ये घर मेरे लिए सिर्फ एक मकान रह गया है। ऐसा क्यों कह रहे हो सोहेल? मैंने कहा ना, अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है। धोखा दिया है तुमने मुझे, चोट पहुंचाई है, और मैं उन लोगों को कभी मुआफ नहीं करता जो मुझे चोट पहुंचाते हैं। मुझे मेरी खता तो बताओ सोहेल। बड़ों के फैसले के आगे जवाब तलब करने की हैसियत ही क्या है मेरी? क्या कहती मैं अपने अब्बू से या फिर तुम्हारे अनवर अंकल से? नहीं सोहेल, यही सच है। किससे कहती मैं? अरे मुझसे तो कह सकती थी तुम। इतना तो यकीन दिलाया था मैंने तुम्हें, दिलाया था कि नहीं? आज जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तो क्या फायदा इस बेईमानी रिश्ते का? अगर मैं तुम्हें यह सच्चाई बता देती कि मैं अनवर अंकल के जरिए तुम्हारी जिंदगी में लाई गई थी, तो क्या तब तुम मुझे अपनी जिंदगी में रहने देते? जवाब दो सोहेल। आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। जो चोट मुझे लगी है ये नहीं लगती आरजू। सालों बाद किसी को इतने करीब आने दिया, इतने करीब कि मोहब्बत कर बैठा, और उसी ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा के रखा।
इतना बड़ा राज? ये इतना बड़ा राज नहीं है सुहेल, और खास करके मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसका किसके साथ क्या रिश्ता है इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता अहमियत रखता है, और वो है मेरा और तुम्हारा रिश्ता। सॉरी आरज़ू, मुझे ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है। सुहेल, अरे आप आइए आइए। मैं समझी थी सुहेल होगा। उसकी परेशानी तुम्हारे चेहरे पर देख रही हूं। कितनी अजीब बात है, तुम्हारा दुख कम करने की बजाय मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाने आई हूं। आइए आइए, बैठिए। आपके आने से मन हल्का हो गया, और जो कुछ भी तकदीर में लिखा है वो तो होना ही है। आप बिना झिझक कह डालिए जो कुछ भी आप कहने आई हैं। आसमा, तुम्हें सुकून ने बताया होगा, हमने अपने यहाँ एक लड़का रखा है पेइंग गेस्ट। बस कहने को ही पेइंग गेस्ट है। उसकी वजह है हमारा खालीपन, हमारा अकेलापन, जिसे राज ने आकर भर दिया है। राज? हाँ, नाम तो याद आ रहा है मगर शक्ल नहीं याद आ रही है। आ जाएगी, जब मैं आगे की बात बताऊंगी तब। वो सुकून को बहुत पसंद करता है। अच्छा, कहीं हमारे खानदान पे आ जाने वाली बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर अभी तो आपने कहा कि राज सुकून को बहुत पसंद करता है। अरे नहीं नहीं, वो तो उसकी एक तरफा पसंद है। छोड़ो ना, करता है तो करता रहे। तुम ये बताओ, सुहेल ने अपना रवैया बदला या नहीं? कहाँ? दूरियां और भी बढ़ती जा रही हैं, डरा रहे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। बेहतर है कि सुहेल को समझाओ कि कसूरवार और बेकसूर लोगों में फर्क करना सीखे। शायद आप ठीक कह रही हैं। तो अब मैं चलूं? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद कुछ कहते कहते रुक गई वो। बहू, तेरे लिए ना मैं ये 2 साड़ियाँ लेके आई हूँ। एक्चुअली एज के हिसाब से ना मेरे लिए बहुत भड़कीली हैं। लेकिन ये साड़ी आप मुझे क्यों दे रही हैं? अरे, संध्या से साड़ी लेते वक्त तो तुमने ये बात नहीं पूछी थी कि संध्या ये साड़ी तू मुझे क्यों दे रही है? और अगर पूछ लेती ना तो उसकी चालाकी तुझे समझ में आ जाती। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे झूठ बोलेगी कि ये आकाश ये साड़ी मेरे लिए लाया है। आकाश वही था ना? चुप क्यों बैठा था वहां और जाके अपनी माँ को सब कुछ बता दिया? अब बताओ, जवाब दो, वो चुप क्यों बैठा था वहां? मुझे कुछ पता नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। पर मुझे पता है, वो तो संध्या के नंबर बढ़ाना चाहता है, मालती की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ाना चाहता है। आपका मतलब है आकाश गलत है? अरे, मैंने कब कहा कि आकाश गलत है? वैसे देखा जाए तो गलती तेरी ही है। नई साड़ी देखते हो तेरे मुंह में पानी आ जाता है, और देखना इसी गलती की वजह से तू अपने लालच के पानी में खुद ही डूब जाएगी। बुआ जी, आप जितना सीधा मुझे समझती हो ना, उतनी मैं हूं नहीं। मैंने अपने मायके में ननंद भाभी के दाव पेच देखे हैं। देखे हैं तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठी क्यों है? कुछ करती क्यों नहीं? अभी वो नई नई बहू है, उसको आए इस घर में 4 ही दिन हुए। वो कहावत आपने सुनी है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देख बहू, मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू किसी का बुरा कर, लेकिन तू इस घर की बड़ी है, तेरा हक ज्यादा है। तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बड़ी घर के होने के नाते। मुझे अपने हक का अंदाजा है बुआ जी। इतनी आसानी से किसी को अपने अधिकार छीनने नहीं दूंगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे अंधेरी लंबी रातें बढ़ती जाएंगी। शाबाश। और ये संध्या अंधेरी रात में बदल जाएगी। वैसे तो हम रोज ही मिलते हैं राज, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं
जिन्हें कागज पर उतारना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि आमने सामने कहीं जाएं। तुम क्या सोचती हो सुकून? इतनी बड़ी बात सिरहाने के नीचे छुपाई जा सकती है? मैं कुछ समझी नहीं अम्मी, आप क्या कह रही हैं? कौन सी बात? ये बात जिसे तुम कागज पर उतारकर उसे एक सबूत की शक्ल दे रही हो, जो कभी भी किसी के भी हाथ लग सकता है और राज से पर्दा उठ सकता है। अब बताओ, ये राज कौन है तुम्हारे लिए? अम्मी, आप राज की बात कर रही हैं या राज की? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सुकून। हॉस्पिटल में हुई मुलाकात किस हद तक पहुंची है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। अम्मी, वो एक अच्छा लड़का है और हम अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए तुमने उसे श्रीकांत जी के यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट ठहरवाया, क्यों? बिल्कुल, मैंने ठीक किया ना? तुमने ठीक नहीं किया सुकून, क्योंकि सुधा जी के जरिए मुझ तक ये बात पहुंच गई है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन से बेटा आंखों में एक ठहराव आता है, इसीलिए सच्चे लोग आंखें नहीं चुराते। मुझे तुम्हारी आंखों में वो ठहराव नजर नहीं आया, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। अम्मी, आप भी हद करती हैं। अगर किसी इंसान को पलके झपकाने की आदत हो तो क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी बन जाएगा? ये तो कोई तरीका नहीं होता किसी भी सच्चे इंसान को परखने का। मुझे नहीं पता सुकून कि तुम सच्चाई पर पर्दा क्यों डाल रही हो, क्योंकि मेरे पास तो गवाह भी है और सामने सबूत भी। फिर भी तुम सच नहीं कहना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से जाकर ये बात कह देती हूँ, फिर वही फैसला करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। अम्मी, आप खामखा अब्बू को क्यों बीच में ला रही हैं? मैंने कब इनकार किया है? हम अच्छे दोस्त हैं, वो एक अच्छा लड़का है अम्मी, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। सच? जी। अम्मी, अब तो मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हूँ, है ना सच्चाई मेरी आंखों में? चलिए आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी लाई। क्या खुदा मेरे इस गुनाह को माफ कर। आ गई तुम? बहुत मेहरबानी की घर वापस आकर। इतनी जल्दी क्यों आई? अभी तो सिर्फ 12 बजे है। 4 बजे आती तो लगता थोड़ी देर से आई हो। लेकिन पापा, मैंने आपसे कहा तो था। और मैंने भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम घर देर से नहीं आओगी, लेकिन तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन चाहता है। तुम्हें घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। लेकिन पापा, काम है ना, काम बीच में छोड़ के घर पे तो नहीं आ सकती। बस, बहुत जवाब देने लगी हो तुम। मैं बहुत दिन से नोट कर रहा हूं कि तुम पलट कर जवाब देती हो मुझे, अपने पापा को। तो क्या करूं मैं पापा? आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक तो मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगते हैं, पहले खुद ही आजादी और बराबरी की बातें समझाते हैं और फिर खुद ही फॉलो करने से रोकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पापा, आई एम सॉरी। तुम्हें आजादी की तालीम इसलिए दी गई थी कि एक लड़की होने के बावजूद तुम अपने आप को सबके बराबर समझो, लेकिन तुम तो दूसरों को नीचा समझने लगी हो, आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हो। पापा, मुझे नाजायज और जायज की समझ नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा कामयाबी पर पूरा हक है और वो मैं हासिल करके रहूंगी, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर? किसी भी कीमत पर? तुम अपने लफ्जों पर गौर करो, तुम क्या कह रही हो? अरे कमल को पाने के लिए कीचड़ के तालाब में उतरना जरूरी नहीं, किनारे पर भी कमल मिल जाते हैं। कभी भी किसी बड़ी और कीमती चीज की तरफ आंख बंद करके लपकोगे तो खाई में गिर जाओगे। पापा, जिन्हें गिरने का डर होता है ना, उन्हें चलने का कोई हक नहीं है, और मैंने ये डर अपने दिल से निकाल दिया है, वरना मैं वहां कभी नहीं पहुंच पाऊंगी जहां मुझे पहुंचना है।
कहां पहुंचना चाहती हो तुम? मुझे बताओ, कहां पहुंचना चाहती हो तुम? बेटा, ये बदलाव कैसा कि तुम बड़ों की इज्जत करना भी भूल गई हो? पापा, मुझ पे गलत इल्जाम मत लगाइए प्लीज। मुझे पता है आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन संध्या की बुआ ने जो मुझ पर चीप कमेंट पास किया, क्या मैं उसे बर्दाश्त कर लेती? बेटा, बर्दाश्त तो तुमने पहले भी किया है ना, और कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। इस बात का मैं आपको जवाब नहीं दे सकती पापा। आई एम सॉरी।